करेंगे हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप बुक के टॉपिक पे हैं तो वहां पे आप देखेंगे फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट मेथड्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड है, फिर ग्राफिकल मेथड है, डिफरेंशियल मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए क्वेश्चन कि आप इसके जो है वो डिफरेंट मेथड्स लिखें फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप फिर जो है वो सारों के नाम लिखेंगे। लेकिन तफसील जो हमारे पास है वो हाफ लाइफ मेथड की है और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो हाफ लाइफ मेथड कैसे की मदद से हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हम जो है थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक पे जाएंगे, जो कि हमारा जो लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा था हाफ लाइफ पीरियड। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि हाफ लाइफ पीरियड का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो याद करें क्या था, हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 लेस देन ऑर्डर। तो क्या था रिलेशनशिप, याद करें, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द ऑर्डर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द half life period is inversely proportional to the initial concentration raised to the power 1 less than order 1 less than order। तो ये रिलेशनशिप आपको आना चाहिए, फिर ही आपको ये टॉपिक समझ आएगा। अब ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम एक रिएक्शन एक्सपोज कर लेते हैं कि ए रिएक्शन जो है प्रोडक्ट में चेंज हो, ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। तो अब इस रिएक्शन का हम ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस रिएक्शन को हम 2 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। पहले हम उसकी कंसंट्रेशन ले लेंगे A1 और उसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो है वो T1 आ गई है सपोज। फिर हम उस रिएक्शन की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, रिएक्टेंट्स की A2 कंसंट्रेशन ले लेंगे, फिर उस रिएक्शन को दोबारा परफॉर्म करके उसकी दोबारा हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे, तो वो सपोज T2 आ गई है। तो हाफ लाइफ फॉर A1 कंसंट्रेशन T1, हाफ लाइफ फॉर A2 कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, T2 आ जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर A1 कंसंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ T1 लिख देंगे और A2 कंसंट्रेशन यहाँ पुट करेंगे और हाफ लाइफ T2 लिख देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे T1 लिख दिया और यहाँ पे A1 लिखा, यहाँ T2 लिखा और यहाँ A2 लिखा। बाकी सारा एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसमें कोई चेंज हमने नहीं किया। अब इस क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दोनों क्वेश्चन को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। प्रोपोर्शनल साइन दोनों साइड पे है, अगर उसको इक्वल में कन्वर्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी कांस्टेंट, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो T1 ओवर T2 आ गया यहाँ पे, और दूसरी साइड पे ये वाला फैक्टर ऊपर आ गया A ओवर A1 माइनस की पावर n-1, और ये वाला फैक्टर नीचे आ गया। अब हमारे पास इसको हमने सिर्फ रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करेंगे, अब ये हमारे पास एक ऐसी जो है वो रेशो है जिसमें ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है। और याद रखें जब ऊपर फ्रैक्शन हो तो उसके जो डिनोमिनेटर में होता है वो नीचे आ जाता है, A1 नीचे आ गया। देखें अब ये A2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाता है, ये आपको इतना मैथ आना चाहिए। तो A2 देखें ऊपर चला गया, ये A1 नीचे आ गया। अब पावर दोनों की सेम है तो हमने पावर को कंबाइन करके n-1 एक ही दफा लिख लिया। ये हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऊपर हमारे पास x स्क्वायर है और नीचे y का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं x ओवर y होल स्क्वायर। ये मैथ्स में इतना आपको आता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे बात। तो ये पावर कंबाइन कर दी, ये A2 नीचे था ऊपर कैसे है, ये बात आपने समझ नहीं है कि नीचे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई चीज हो तो ऊपर चली जाती है, ऊपर के न्यूमिनेटर में कोई डिनोमिनेटर में चीज हो तो वो नीचे आ जाती है। पावर को हमने कंबाइन कर दिया है। अब हमने फाइंड करना है n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने जो है इसको लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स पे। तो देखिए लॉगरिथम ले लिया हमने दोनों साइड्स पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास आपको याद है लॉगरिथम आपने पढ़ा हुआ है, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, उसमें क्या करते हैं पावर को हम शुरू में लेके आ सकते हैं लॉगरिथम से। तो यहाँ पावर को हम पहले ले आए हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको याद है मैटर के, आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े हुए हैं। उसके बाद हमने यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये फैक्टर यहाँ पे जो है इसको हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो जब यहाँ से कोई चीज दूसरी साइड पे लेके जानी हो और यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हो तो नीचे जाके वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये फैक्टर देखें यहाँ नीचे जाके क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो इधर हमारे पास क्या बच गया, n-1 सिर्फ बच गया। क्या बच गया, n-1। अब इस -1 n-1 है तो इस -1 को उठा के हम
उधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें वैल्यू क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये सारा फैक्टर एज इट इज आ गया, ये -1 उधर जाके क्या हो गया +1, और इस इक्वेशन में n हमने सेपरेट कर लिया है। अगर हमारे पास T1 मौजूद है, जैसा कि हमने यहाँ पे T1 खुद कैलकुलेट किया था, T2 खुद कैलकुलेट किया था, हाफ लाइफ T1 T2 पुट कर देंगे, और A1 हमने खुद कंसंट्रेशन ली है, A2 भी हमने खुद कंसंट्रेशन ली है, या नेक्स्ट एग्जांपल है आप ये खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो A1 की वैल्यू यहाँ पुट करें, A2 की वैल्यू पुट करें, T1 T2 की वैल्यू पुट करें, इसको डिवाइड करें, लॉगरिथम लें, डिवाइड करें, लॉगरिथम लें, और उसमें प्लस जो ओवरऑल आंसर है उसको प्लस उसमें +1 कर दें, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। कोई मुश्किल बात तो नहीं है इसमें। तो ये सिंपल मेथड था हाफ लाइफ मेथड, जिसमें हमने क्या कैलकुलेट किया कि जिसमें n की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने इससे पहले डिस्कस किया था हाफ लाइफ मेथड। तो मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस जो है, इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है A + B चेंजेस टू प्रोडक्ट्स। अब हम क्या करेंगे, हमने A का जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि A का ऑर्डर क्या है और B का ऑर्डर क्या है। जब हमने शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर का, तो वहां आपको याद है हम चेक करते थे कैसे रिएक्शन की ऑर्डर का पता चलता है कि A की अमाउंट को अगर हम डबल करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड भी अगर डबल हो जाए तो उसको हम कहते थे फर्स्ट ऑर्डर। अगर A की अमाउंट को डबल करने से रिएक्शन की स्पीड 4 टाइम्स हो जाती थी तो हम उसको कहते थे सेकंड ऑर्डर। इसी तरह अगर रिएक्टेंट्स की A की अमाउंट डबल करने से रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको हम कहते थे कि ये जीरो ऑर्डर है, क्योंकि इस पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम A की अमाउंट को ले लेंगे स्मॉल और B की अमाउंट को ले लेंगे एक्सेस। और याद रखें, जो चीज एक्सेस अमाउंट में हो, फॉर एग्जांपल इसका 1 मोल है और इसके 1000 मोल्स हैं, तो इसके 1000 मोल्स में अगर आप चेंज करोगे तो रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1010 कर दो, 999 कर दो, तो रिएक्शन की स्पीड पे कोई चेंज नहीं आएगी। जबकि इसका आपने लिया हुआ है 1 मोल, इसकी अमाउंट को जब आप चेंज करोगे तो रिएक्शन की स्पीड अगर चेंज होती है और इस पर डिपेंड भी करती है, तो फिर आप देखेंगे कि चेंज आई क्या है। फॉर एग्जांपल इसकी 1 मोल को आपने 2 मोल्स किया, इसकी 1 मोल को आपने क्या कर दिया 2 मोल्स, तो रिएक्शन की स्पीड भी जो है वो डबल हो गई। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने बताया था आपको कि जब जितने टाइम्स रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाए, रेट ऑफ रिएक्शन उतने टाइम्स ही बढ़ जाए तो उसका ऑर्डर 1 होता है। और अगर इसकी अमाउंट को जितने टाइम्स किया जाए और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्केयर के हिसाब से बढ़े, फॉर एग्जांपल इसको 2 टाइम्स आप करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड 4 टाइम्स हो जाती है, तो फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं हमने रिएक्शन एक ऐसा लिया जिसमें A की अमाउंट को जब हमने डबल किया तो रिएक्शन की स्पीड 4 टाइम्स हुई। तो 4 का टाइम्स कैसे आता है आंसर डबल का, जब हम स्केयर डबल को 2A को स्केयर लेंगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। इसका मतलब है A का ऑर्डर हमारे पास 2 आ गया, जबकि B की अमाउंट हम चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि उसकी चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, वो एक्सेस है, तो B की अमाउंट पर रिएक्शन जब डिपेंड नहीं करेगा तो इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे 0। यानी कि यहां अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की देखेंगे तो वो प्रोपोर्शनल है A की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के हिसाब से, यानी कि इसका ऑर्डर 2 आ गया, और B की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका 0 ऑर्डर। तो इस इक्वेशन के एतबार से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इज हमारे पास क्या आ जाएगा, हम सपोज कर रहे हैं कि 2 आ गया, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन मैं एक्सपोज करके चल रहा हूं कि इस स्मॉल अमाउंट को जब हम चेंज करते हैं तो उसका ऑर्डर 2 आ जाता है। ये एक्सपेरिमेंट से हमने एक्सपोज किया, ये ऑर्डर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये केस 1 था, अब केस 2 लेते हैं हम। अब B को हम ले लेते हैं स्मॉल अमाउंट में और A को हम ले लेते हैं क्या एक्सेस में। अब उलट हो जाएगा, जो चीज एक्सेस में होती है अब A एक्सेस में है तो A का ऑर्डर 0 हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर एक्शन डिपेंड नहीं करेगा। आप ये फर्ज कर लें इसका आप अपने 1 मोल ले लिया और इसका आपने 1000 मोल ले लिया है, तो A जब एक्सेस में होता है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो रिएक्टेंट का पार्ट, जैसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर में हमने कहा था वाटर चूंकि एक्सेस में होता है, तो इसका मतलब है वहां वाटर पे रिएक्शन डिपेंड नहीं करता था, उसका 0 ऑर्डर आता था। तो A का ऑर्डर मैंने पहले 0 लिख दिया, यहाँ पे B का ऑर्डर 0 लिखा था। अब B हमारे पास स्मॉल अमाउंट है, इसको हम अब चेंज करेंगे, B की कंसंट्रेशन को फिर वही 1 मोल से 2 मोल करके देखेंगे। तो अगर रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाए तो B का ऑर्डर यहाँ भी 1 आ जाएगा,
और अगर बी की अमाउंट डबल करने से रिएक्शन की स्पीड 4 टाइम्स हो जाए तो यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि बी का ऑर्डर जो है वो फर्स्ट आता है। हम सपोज कर लेते हैं जो भी एक्सपेरिमेंट से आएगा आप वही लिखेंगे ना, यानी कि जो भी है, फर्ज करें मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो बी की वैल्यू को मैंने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ 1 ऑर्डर आ गया, तो हम फर्स्ट ऑर्डर आ गया तो मैं यहाँ लिख दूंगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1। अब आप गौर करें तो हमने क्या किया, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग करके कैलकुलेट कर लिया। एक वक्त में एक को स्मॉल रखा, दूसरे को एक्सेस, दूसरे वक्त में इसको एक्सेस रखा और इसको स्मॉल। इस तरह ए का ऑर्डर आ गया 2, बी का ऑर्डर आ गया 1। अगर हम पूरी इक्वेशन को अगर कंबाइन करके लिखें तो फिर देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 2 इसका आ गया 1 इसका, तो क्या आंसर आएगा 2 + 1। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इस पी का जीरो ऑर्डर हमने नहीं देखना, इस ए का जीरो ऑर्डर ये स्पेसिफिक केस में था, लेकिन हमें पता चल गया कि इसका ऑर्डर 2 आता है, इसका ऑर्डर 1, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ओवरऑल इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, अगर ओवरऑल रेट इक्वेशन लिखिए आप इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के। अब ए की पावर क्या आ जाएगी, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 आ चुका है और बी का ऑर्डर क्या आ गया है यहाँ पे 1। तो अगर मैं इसको जनरल ले लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं के ए की पावर आ जाएगी x और b की पावर आ जाएगी, ये हमने y। आपको याद है हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन की थी क्या थी, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स x प्लस वाई, सम ऑफ, ये x है ये y है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन की थी। अब मैं फर्ज कर लेता हूं यहाँ जो है वो 2 की जगह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं फर्ज कर लेता हूं इसका ऑर्डर आ गया सपोज x, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि इसका ऑर्डर जो है वो आ गया है, फर्ज कर लें y आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए सपोज किया था ना। अब हम चूंकि जनरल बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं जी इसका ऑर्डर फर्ज करें बेटा आ गया है जो है x, इसका ऑर्डर आ गया है y, तो यहाँ पे अब जमा करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x प्लस y। तो दिस इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस की मदद से हमने ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया, अगर यहाँ पे 3 रिएक्टेंट्स होते ए बी सी तो हम ए को स्मॉल रखते, बी और सी, यानी कि हमारे पास फर्ज करें ये रिएक्शन को आ गया ए प्लस बी प्लस सी चेंजेस टू प्रोडक्ट्स। तो फर्ज करें ए की अमाउंट को हम स्मॉल रखेंगे और बी को एक्सेस रखेंगे और सी को भी एक्सेस रखेंगे और इसकी अमाउंट को चेंज करके देखेंगे तो देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है। तो उसकी बात दोबारा x की बात सपोज इसकी वैल्यू आ गई है x, इसी तरह इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसका ऑर्डर भी 0 आएगा, इसका ऑर्डर भी 0 आएगा। फर्क करें इसकी मैं रेट इक्वेशन लिखूं तो वो ऐसे बनेगी, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर क्या आएगी, यहाँ चूंकि इसमें मैंने कहा था डिपेंड कर रहा है, इसकी वैल्यू x आ गई सपोज, और जो b की अमाउंट क्या आएगी क्योंकि वो एक्सेस है 0, और c की वैल्यू क्या आएगी 0। ये 0 0 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों एक्सेस है, इनके ऊपर एक्शन की स्पीड डिपेंड नहीं करेगी, इनके ऊपर एक्शन की स्पीड डिपेंड नहीं करेगी। ये एक केस है, तो यहां से x इसका ऑर्डर आ गया। अब दूसरा केस ले लें, दूसरा केस क्या लेंगे बेटा बताएं। अब आप a को ले लेंगे एक्सेस और b को ले लेंगे स्मॉल और c को भी एक्सेस ले लेंगे। अब जो रेट इक्वेशन आएगी उसमें a और c का 0 ऑर्डर आएगा और b का ऑर्डर सपोज कर लें y आ गया। सेम आप रिपीट करेंगे थर्ड टाइम, इन दोनों को एक्सेस ले लेंगे और इसको स्मॉल ले लेंगे c को, तो फिर जो ऑर्डर आएगा सपोज कर लें a और b उसमें 0 होगा और जो c होगा उसमें वो सपोज z आ गया है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z। तो ये हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे a का अलग किया, b का अलग किया, मैंने a प्लस b प्लस c के साथ भी आपको समझा दिया है। तो दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।